हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर चैनल ओन ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज वीडियो में बात करेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, और इस वीडियो का टॉपिक है व्हेन हाउस रिमेन्स वेकेंट, और दूसरा टॉपिक है अनरियलाइज्ड रेंट। आज वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब ये दोनों टॉपिक एक साथ गिवन होंगे तो उस केस में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसका तो देखिए बेसिक आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब घर वेकेंट होता है तो उस कंडीशन में आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि ये अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट आप क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि इस अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है क्या, और इसको एक आप बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं ओनर हूं और मैंने अपने घर को एक पर्सन को रेंट पे दिए, वो हर महीने मुझे 1000 रुपए देता है, तो एक साल का कितना होगा 12,000। अब देखिए ये जो 12,000 है ये मेरी इनकम, और इस 12,000 पे मुझे गवर्नमेंट को कुछ पोर्शन टैक्स के फॉर्म में देना होगा। अब उस पर्सन ने मुझे सिर्फ 10 महीने का रेंट दिया, उस बंदे ने मुझे 2 महीने का रेंट दिया ही नहीं, वो टालता रहा और उसके बाद वो पैसे देने की बजाय भाग गया। तो अब गवर्नमेंट को मैं ये बोलूंगा कि भैया वो पर्सन मुझे 1000 रुपए हर महीने रेंट दे रहा है, मगर मुझे सिर्फ 10 महीने का रेंट मिला, तो मैं टैक्स कितने इनकम पे दूंगा 10,000 पे। तो गवर्नमेंट कहेंगे भैया एक साल के हिसाब से तो आपके पास 12,000 होने चाहिए, तो जो 2 महीने का रेंट आपको नहीं मिला है वो कहलाता है आपका अनरियलाइज्ड रेंट। मगर सिर्फ मेरे कहने से कि वो पर्सन 2 महीने का रेंट दिए बिना भाग गया है, गवर्नमेंट ऐसे नहीं मानेगी। तो जो भी उसके ऑफिसर्स होते हैं मुझे उनको प्रूफ करना पड़ेगा, अपनी बात को बताना पड़ेगा कि 2 महीने का रेंट मुझे नहीं मिला है, इसीलिए मेरी इनकम 10,000 है और आप मुझसे 10,000 पे टैक्स लीजिए। अब ये बात प्रूफ करने के लिए इसका देखिए एक रूल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रूल 4। या रखिएगा जब ये रूल 4 की ये 4 कंडीशंस हैं, अगर ये मैंने सेटिस्फाई कर दी, ठीक है, उन ऑफिसर्स को मैंने ये प्रूफ कर दी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो वहां पे मेरा जो भी रेंट होगा वो किसमें चला जाएगा, अनरियलाइज्ड रेंट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये रूल 4 देखिए होता क्या है, ये आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, जहां पे आपको म्युनिसिपल टैक्स की हेडिंग गिवन होगी वहीं आप देखेंगे आपको रूल 4 करके मिलेगा। इस रूल 4 में होता है सबसे पहले टेनेंसी इज बोनाफाइड। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मैंने जिस पर्सन को घर रेंट पे दिया था, मेरे और उस पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट आपका वैलिड होना जरूरी है। उस एग्रीमेंट में सारी डिटेल्स होंगी कि आप उस पर्सन से 1000 रुपए रेंट चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कोई टैक्सेस हो गए, वो सारी डिटेल्स उस एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए, और वो एग्रीमेंट आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि वही प्रूफ होगा कि आपने उस पर्सन को घर रेंट पे दिया था। दूसरी चीज, मेरा कोई रिलेटिव उस घर में नहीं होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट में जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूं वो मेरा रिलेटिव, जैसे वाइफ है, बच्चे हो गए, या कोई फादर है, मदर है, कोई ऐसा पर्सन उस एग्रीमेंट में नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एक आउटसाइडर उस एग्रीमेंट में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, टेनेंट हैज वेकेटेड। देखिए इस पॉइंट का देखिए मतलब क्या होता है कि जो पर्सन आपके घर में रह रहा था वो घर को छोड़ के जा चुका है। ये नहीं कि अभी भी आपके घर में है और वो कह रहा है सर हम आपको पैसे दे देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है कि जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं वो घर छोड़ के जा चुका है, उसने आपको पैसे नहीं दिए, अगर वो अभी भी आपके घर में है तो वो अनरियलाइज्ड रेंट के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे टेनेंट हैज वेकेटेड, उसने आपके घर को छोड़ दिया। थर्ड पॉइंट देखिए क्या होता है, टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ अदर हाउस। कभी कभी क्या होता है कि जिस टेनेंट की आप बात कर रहे हैं उसने एक साथ 2 घर लिए, ठीक है, एक घर का उसने रेंट नहीं दिया, दूसरे घर का वो रेंट दे रहा है, तो यहां पे ये होता है कि वो किसी भी और घर में नहीं होना चाहिए। उसने घर आपका छोड़ दिया, आपके पास मान लीजिए 5 घर है और मैंने एक पर्सन को 2 घर दिए रेंट पे, तो एक घर का रेंट उसने नहीं दिया, दूसरे घर का रेंट दे दिया, तो भी वो आपका अनरियलाइज्ड रेंट में नहीं आएगा। तो जिस भी आप पर्सन की बात कर रहे हैं, जिस टेनेंट की बात कर रहे हैं, वो किसी भी और घर में नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट क्या होता है, लीगल एक्शन। लीगल एक्शन मींस क्या होता है कि आपने उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया है, जैसे आपने एफआईआर कराई है, पुलिस को बता दिया है, कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कुछ आपके नेबर्स होने चाहिए कि हाँ भाई ये बात को प्रूफ कर दें कि उस पर्सन ने आपको रेंट नहीं दिया है। तो याद रखिएगा ये रूल 4 जब आपका सेटिस्फाई होगा तभी वो अमाउंट किस में ट्रांसफर हो जाएगा, अनरियलाइज्ड रेंट में। और मैंने आपको देखिए लास्ट वीडियो में बताया था कि अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, जब आप जीएवी कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद आपको 2 चीजें माइनस करनी होती हैं। एक, आप टैक्सेस माइनस करेंगे क्योंकि वो आपकी इनकम को कम करेंगे, और दूसरी चीज जो आपका अनरियलाइज्ड रेंट होता है जो आपको नहीं मिला वो भी आपकी इनकम को क्या करेगा,
कम कर देगा, तो इसलिए उसको भी आप जीएवी में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो है वो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब घर आपका वेकेंट होता है और अनरियलाइज्ड रेंट, इन दोनों का ट्रीटमेंट आप क्वेश्चन में करेंगे कैसे। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उस क्वेश्चन को अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हैं, या ये एससी मेहरोत्रा का क्वेश्चन है, उसको अपनी बुक में भी आप टिक कर सकते हैं। From the following information compute the annual value of the house। सबसे पहले आपको म्युनिसिपल वैल्यू दी है 2 लाख रुपए, फेयर रेंट गिवन है 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 2,50,000, एक्चुअल रेंट गिवन है आपको 30,000 पर मंथ। बिल्डिंग रिमेन वेकेंट, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिल्डिंग रिमेन वेकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 2 महीने के लिए आपका घर क्या था, वेकेंट था। अनरियलाइज्ड रेंट 30,000। कंडीशंस ऑफ रूल 4, यहां पे देखिए डायरेक्टली ये एक लाइन लिखी है कि रूल 4 आपका सेटिस्फाई हो रहा है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर 15,000 एंड बाय द टेनेंट 15,000। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट आप करेंगे कैसे। तो सबसे पहले याद रखिएगा हमें कैलकुलेट करना है जीएवी। जीएवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रेंट, पहले आप इसे लिखेंगे, और एक्चुअल रेंट, फिर इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होती है वो कहलाएगा आपका जीएवी। सबसे पहले तो हम लोग ये स्टेप कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आता है। तो एक्सपेक्टेड रेंट का आपको मैंने ट्रीटमेंट बताया था। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो भी आपकी म्युनिसिपल वैल्यू है, दूसरी आपकी फेयर वैल्यू है, और तीसरी आपकी देखिए क्या है, स्टैंडर्ड रेंट है। म्युनिसिपल गिवन है 2 लाख, फिर आपको गिवन है 1,80,000, और फिर गिवन है यहां पे 2,50,000। तो सिंपल एक फंडा याद रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कॉपी में तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट लिखना है। इसको अभी आपको मैं समझा रहा हूं, इसको आप ओरली कर सकते हैं, बुक में कर सकते हैं, और डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंट आप यहां पे लिखेंगे। ये ट्रीटमेंट आपको मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया था। यहां करना क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू में या म्युनिसिपल रेंट में और फेयर वैल्यू या फेयर रेंट में जो वैल्यू बड़ी होती है पहले आप उसको देख लीजिए। तो यहां देखिए 2 लाख में और 1,80,000 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये 2 लाख, और उसके बाद इस 2 लाख रुपए को आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। जो वैल्यू छोटी होगी वो कहलाएगी आपकी एक्सपेक्टेड रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू में और फेयर वैल्यू में जो वैल्यू बड़ी है, फिर उस वैल्यू में और स्टैंडर्ड रेंट में जो वैल्यू छोटी होती है वो डायरेक्टली आपका कहलाता है एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहां देखिए म्युनिसिपल और फेयर में कौन सी वैल्यू बड़ी है, 2 लाख रुपए, और इस 2 लाख में और 2.5 लाख में कौन सी वैल्यू छोटी है, 2 लाख। तो ये 2 लाख हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये कहीं भी आपको लिखना नहीं है, इसको आप ओरली कर सकते हैं या बुक में डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, मगर इन तीनों का सीक्वेंस इसी फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन में आपको म्युनिसिपल के नीचे स्टैंडर्ड होता और तब फेयर होता, तो आप म्युनिसिपल और स्टैंडर्ड में कंपेयर करते हैं। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप म्युनिसिपल और फेयर में कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू बड़ी होगी उस वैल्यू में और स्टैंडर्ड में कंपेयर करेंगे। तो यहां देखिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट तो मिल गया। एक्चुअल रेंट कितना होगा, यहां पे पर मंथ का रेंट गिवन है 30,000, और ये बोला जा रहा है कि 2 महीने के लिए घर वेकेंट था। तो घर आपने दिया कितने महीने के लिए होगा, 10 महीने के लिए। तो एक्चुअल रेंट हो जाएगा आपका 30,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये आपका हो जाएगा 3 लाख। अब यहां पे क्या करना होता है, एक्सपेक्टेड में और एक्चुअल में जो वैल्यू बड़ी होती है वो डायरेक्टली कहलाती है आपकी जीएवी। तो 2 लाख रुपए में और 3 लाख में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो 3 लाख रुपए आपका हो जाएगा जीएवी। अब एक चीज और याद रखिएगा, जब घर आपका वेकेंट होता है तो इस कंडीशन में कभी भी आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर नहीं करेंगे। जो आपका एक्चुअल रेंट है वो डायरेक्टली आपका जीएवी में ट्रांसफर हो जाएगा। उसका देखिए रीजन होता है कि वेकेंट में आपका यहां 2 महीने का रेंट आपको नहीं मिला, एक्सपेक्टेड रेंट जो आपका है वो पूरे साल की वैल्यू गिवन है, तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे। जब घर आपका वेकेंट होता है उस केस में चाहे इन दोनों में ये वैल्यू जो आपकी एक्चुअल आ रही है ये बड़ी हो या छोटी हो, दोनों ही कंडीशंस में आपका एक्चुअल रेंट जो होगा वो डायरेक्टली जीएवी हो जाएगा। ये भी चीज आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको जीएवी के मैंने 2-3 केसेस बताए कि जब घर वेकेंट होता है तो जीएवी कैसे कैलकुलेट होता है।
आपका म्युनिसिपल फेयर या स्टैंडर्ड आपको गिवन होगा तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, छोटी होगी, एक्सपेक्टेड कैसे आएगा, ये सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में, वीडियोस में मिल जाएंगी। उनको एक बार पहले जाके देख लीजिए और अभी आपको जो बता रहा हूं उसको भी कॉपीज में नोट डाउन करते चलिए कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा। जब घर वेकेंट होता है तो इन दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, आप डायरेक्टली एक्चुअल को ही जीएवी में लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए आपको एक चीज माइनस करनी होती है, म्युनिसिपल टैक्सेस, क्योंकि जो वैल्यू देखिए आपकी जीएवी को या आपकी इनकम को कम कर देगा उसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और दो ही चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं, एक म्युनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर पे कर रहा है तभी तो उसकी इनकम कम हो रही है, अगर टेनेंट पे कर रहा है तब तो ओनर को बेनिफिट है। तो यहां पे आप देखेंगे दो वैल्यूज गिवन है, एक म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है ओनर 15,000 और दूसरा टेनेंट पे कर रहा है 15,000। तो यहां पे वो 15,000 लेंगे जो ओनर पे कर रहा है, क्योंकि यहां पे आपको ओनर की इनकम कैलकुलेट करनी है, टेनेंट की नहीं। तो जो ओनर है वो 15,000 म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है तो उसकी इनकम क्या होगी, 15,000 से कम हो जाएगी। और दूसरा आपका अनरियलाइज रेंट, और इसमें जब रूल 4 सेटिस्फाई होगा तो वो भी आपकी इनकम को कम कर देगा क्योंकि आपको वो पैसे मिले ही नहीं है। तो यहाँ पे अनरियलाइज रेंट जो होता है वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। अनरियलाइज रेंट की वैल्यू गिवन है आपको 30,000 रुपए। तो आपको करना क्या है कि इस 3 लाख में से इन दोनों को माइनस करिए, ये आपका है 45,000, तो इसका आपकी इनकम आ जाएगी 2,55,000 और ये आपका हो जाएगा एनुअल वैल्यू। अब यहां पे क्वेश्चन में आपसे एनुअल वैल्यू पूछी जा रही है, तो एनुअल वैल्यू के बाद इसमें 30% और इंटरेस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो आप इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे इनकम नहीं पूछी जा रही है, आपसे से पूछा जा रहा है एनुअल वैल्यू कितनी हो। तो इस तरीके से अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करना है, अनरियलाइज रेंट की कंडीशन पता होनी चाहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपसे ये कोई कंडीशन लिखी हो कि टेनेंसी इज नॉट बोनाफाइड, ठीक है, टेनेंट हैज नॉट वेकेटेड, तो उस केस में वो आपका अनरियलाइज रेंट पे नहीं जाएगा और यहाँ पे माइनस नहीं होगा। या रूल 4 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो भी आप यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक जो आपको मैंने बताया कि जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके 2 केसेस बताए हैं, आपको वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर पे कर रहा है तब माइनस होगा, और इस रेंट का इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एनुअल वैल्यू क्वेश्चंस में कैलकुलेट करेंगे। तो जो प्रीवियस वीडियोस है उसको एक बार देखिए तो आपका देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो बेसिक फंडे आपको बताएं वो वहां पे आपको सिर्फ मैंने जीएवी है उसी से रिलेटेड बताए, तो आपको और अच्छे से क्लियर करेगा। और इसके अपनी बुक के क्वेश्चंस ट्राई करिए, तो इसको समझने के बाद अपनी कॉपीज में नोट डाउन करने के बाद जब बुक के आप क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी आपके सॉल्व होने लग जाएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे आप क्या कर सकते हैं, अपने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो जैसी वीडियो खत्म हो रही है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं।